हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ओम्स लॉ। ये वाला टॉपिक आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके होंगे, इसलिए इस बच्चों में ये टॉपिक जो रहता है बहुत ही कॉमन होता है। तो आज का जो हमारा एजेंडा वो क्या है कि हम ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे, साथ में हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक नए टर्म को जिसका नाम है रेजिस्टेंस। उसके बाद फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, साथ में हम जानेंगे रेजिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल्स की क्या होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो नाम में ही देखिए कि ओम जो है किसी एक साइंटिस्ट के नाम पे होगा, तो 100% मैं बताता हूं कि ये जो ओम्स लॉ है हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने ऑन एंड अराउंड 1828 में ये लॉ दिया था जिसका नाम था ओम्स लॉ। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ओम्स लॉ को पढ़ने से पहले समझते हैं कि ओम्स लॉ एक्चुअल में करना क्या चाह रहा था। ओम्स लॉ का काम ये था, यानी कि जो ओम साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, जो करंट है और पोटेंशियल डिफरेंस है किसी कंडक्टर का, तो उन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकाला था। मतलब पढ़ने से पहले हमको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि किसके किसके बीच में बात हो रही है। तो मैं आपको बता देता हूं कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन इन्होंने निकाला था, किन्होंने, ओम्स लॉ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ओम्स लॉ को डिफाइन करते हैं, जो कि स्टेटमेंट हमको पता है बट उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ किसके लिए कहता है, कंडक्टर के लिए। तो मैं मान लेता हूं कि कंडक्टर है, कंडक्टर को जनरली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस का आगे चल के साइन बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, तुम्हारा कंडक्टर है, और ये कंडक्टर किससे कनेक्टेड है, तुम्हारा किससे कनेक्टेड है, बैटरी से। ये बैटरी का पोटेंशियल कितना है, प्लस माइनस, जो कि वी वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, ये कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, या रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो क्या करे, एनर्जी कंज्यूम करे। यहां पे कौन सी एनर्जी कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब मैं बात करना चाहता हूं कि मैं मान लेता हूं कि ये जो बैटरी है से आई करंट क्या कर रही है, फ्लो करवा रही है, ठीक है। मैं मान लेता हूं इस कंडक्टर के अक्रॉस में से इसको एक पॉइंट ले लेता हूं ए, इसको लेता हूं बी, यानी कि यहां वोल्टेज है वी ए, यहां पे है वोल्टेज वी बी, क्लियर है। और हमको ये भी पता होना चाहिए कि वी ए माइनस वी बी इज नथिंग बट वी ओनली, द पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाइड बाय द बैटरी, क्लियर है। क्योंकि यहाँ वी ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी है, और वी बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि कंडक्टर ने पूरा एनर्जी वी वोल्टेज को कंज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या आता है। तो ये स्टेटमेंट कहता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across its ends, assuming temperature and other physical conditions remains unchanged, क्लियर है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द ओम्स लॉ। इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। but यहां तक तो हमको पता था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, लेकिन साथ में ये एक्स्ट्रा लिखा है, assuming टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज। ये लाइन इसलिए लिखी है क्योंकि मैं आपको बता देता हूं रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। हायर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कुछ अलग होगा और लोअर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कुछ अलग होगा। सिमिलरली अगर फिजिकल कंडीशंस की बात करें कि यहाँ पे प्रेशर या अलग अलग टाइप की फिजिकल कंडीशंस हैं, वहाँ पे ह्यूमिडिटी और अलग अलग फैक्टर्स है, अगर वो भी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस भी कंडक्टर का चेंज होगा। इसीलिए क्या माना गया है ये लॉ को फॉलो करवाने के लिए कि टेम्परेचर और जो बाकी अदर फिजिकल कंडीशंस हैं वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। मतलब सेम साइज का कंडक्टर रहेगा। जब मैं उस पर्टिकुलर लॉ को डिफाइन करने की कोशिश करूंगा वो कंडक्टर का शेप ये रहेगा, चेंज नहीं होगा, फिजिकल कंडीशंस आपकी सेम रहेंगी, तब जाके लॉ फॉलो होगा। तो ये जब मैं मान लेता हूं कि ये दोनों कंडीशंस मेरी टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशंस क्या है, अनचेंज्ड है, इस केस में क्या बोलता है ये,
कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, यानी कि VA माइनस VB। बट मुझे पता है VA इज V और VB इज 0, यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V माइनस 0, यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V। अब एक बात बताइए, ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है तो क्या आएगा, एक रेजिस्टेंस। तो ये आ जाएगा आपका I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मेरी बात समझ पा रहे हो कि आपका करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो आएगा वो इस साइड आएगा, यानी कि V इज इक्वल टू IR, क्योंकि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बोथ आर सेम। सो यहां पे जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा वो आएगा V इज इक्वल टू IR। ये स्टेटमेंट हम पहले भी जानते हैं, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पहले भी किया है। तो V इज इक्वल टू IR इज दी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो यहां पे जो नया टर्म R आया है, ये जो R का इंट्रोडक्शन हुआ है, दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। चलो मुझे समझ आ गया कि V इज इक्वल टू IR हो गया, यहाँ पे R रेजिस्टेंस। पर रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस है क्या? तो चलो हम क्या करते हैं, थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा हम क्या है डिटेल में जानना चाह रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर by virtue of which it opposes the flow of current. I repeat it, it is the property of a conductor, it is the property of a conductor by virtue of which it opposes the फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। अगर फ्लो ऑफ करंट को अपोज कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपोज कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो के कारण पॉजिट्रॉन हाइपोथेटिकल पार्टिकल मूव करता है, जिसके फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। तो रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, अपोज करती है फ्लो ऑफ करंट को। इससे एक टर्म में अगर मेरे को रेजिस्टेंस को डिफाइन कर रहा होगा तो याद रखना, मैं जो लाइन लिख रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। This line defines the resistance. It is nothing but the opposition due to collisions. Opposition due to collisions. This is the resistance. अब अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको और डीप जानने की कोशिश करते हैं। मेरे अंदर की इच्छाएं और बढ़ रही है, मैं और जानना चाह रहा हूं, तो रेजिस्टेंस को और कैसे डीप जानेंगे, इस पर्टिकुलर लाइंस को पढ़ के। Opposition due to collision is nothing but the resistance. बट कैसे सर, मुझे समझ नहीं आ पा रहा है कि कैसे। अरे वेट ए मिनट, हम बात करते हैं कि कैसे अपोजिशन ड्यू टू कॉलिजन होता है। तो अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स में जाएंगे जहां पे मैंने आपको बताया था मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो, मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो दिखाया था आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट बताया था। तो वहां पे मैंने माना था कि से दिस इज द कंडक्टर एंड ये एक कंडक्टर है। अब मैं बात करता हूं कि जब ये कंडक्टर में स्टार्टिंग में मान लेता हूं कोई भी मटेरियल एक्स का था, ये एक्स मटेरियल का क्या था, कंडक्टर था। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो कर रहा है, अभी मैं डायरेक्शन को देखा, सिंपल मार रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है, कभी इधर टकराएगा, कभी इधर टकराएगा, कभी इधर टकराएगा, कभी इधर टकराएगा, इस तरीके से टकराते टकराते इस तरीके से टकराते टकराते आगे जाएगा। ठीक है, जो कि हम बोलते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में जाता है, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर है? फिर एक और कंडक्टर ले लेता हूं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये मटेरियल वाई का है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन में ये एक बार टकराया, ये दूसरी बार टकराया, तीसरी बार टकराया, ये चौथी बार टकराया। तो ये बताइए, अगर दोनों मटेरियल्स में मैं कंपेयर करूं तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स, ये जस्ट एक आपको अंडरस्टैंड करने के लिए हाइपोथेटिकली केस बनाया गया है कि इस कंडक्टर में आप देखिए कि नंबर ऑफ कॉलिजन्स क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ कॉलिजन्स इस पर्टिकुलर कंडक्टर में ज्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब है से इसका रेजिस्टेंस में मान लेता हूं Rx, इसका रेजिस्टेंस में मान लेता हूं Ry। तो आप बताइए, यहां पर नंबर ऑफ कॉलिजन्स लेसर है, यहां पे नंबर ऑफ कॉलिजन्स मोर है, यहां पे नंबर ऑफ कॉलिजन्स लेस है। तो ये बताइए कि रेजिस्टेंस कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली नंबर ऑफ कॉलिजन्स इलेक्ट्रॉन्स के यहां पे ज्यादा हैं, तो रेजिस्टेंस Rx इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस Ry।
तो यही ये रेजिस्टेंस बोलता है कि कितना ज्यादा कॉलिजन्स होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड में मूव करने के लिए, तो वो उस पर्टिकुलर मटेरियल का, कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्लियर है? तो ये बताता है आपका रेजिस्टेंस। अगला हम लोग देखने वाले हैं कि फैक्टर कौन कौन से हैं जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो चलो हम लोग जानते हैं किसके बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। होपफुली आपको रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फैक्टर कौन कौन से हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर बात करते हैं हम लोग लेंथ की। हाउ लेंथ अफेक्ट्स दी रेजिस्टेंस। इसके लिए मैं आपको एनालॉजी दूंगा जिससे आप समझ सकते हैं। मैं ये मान लेता हूं, एज्यूम कीजिए कि यहां पे 100 लोग हैं, 100 पीपल्स आर देयर, दे वांट टू पास थ्रू ए सिंगल रोड। एक गली है, एक गली की मतलब मान लेते हैं, उस गली में 100 लोगों को जाना है। ये बताइए 100 लोगों को लंबी गली से जाना पड़े तो ज्यादा दिक्कत होगी, कि लंबी गली मतलब ज्यादा दूर ट्रैवल करना पड़े तो दिक्कत होगी, कि कम ट्रैवल करने पड़े तो दिक्कत होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 100 लोग हैं वो क्या करेंगे कि लंबी गली यानी कि ज्यादा पार्ट ट्रैवल करेंगे तो उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कम पार्ट ट्रैवल करेंगे तो कम होगा। तो आई कैन से दैट कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली लेंथ को प्रोपोर्शनल है। जितनी लंबी गली उतना ज्यादा ट्रैवल, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस या उतनी ज्यादा तकलीफ। तो यहां पर रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से। सेकंड में बात करता हूं एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ध्यान से समझना इसी एनालॉजी को। अभी यही 100 लोग हैं, क्लियर है? गली की लेंथ को मैं सेम रख लेता हूं और दो अलग अलग केसेस की बात करता हूं। एक गली जो थी वो पतली गली थी, एक गली जो थी वो चौड़ी गली थी। तो कौन सी गली में सेम अमाउंट ऑफ सेम नंबर ऑफ 100 लोगों को जाना है तो इजी पड़ेगा। ऑब्वियसली जहां पे गली चौड़ी होगी वहां पे इजी पड़ेगा, जहां पे गली सकरी होगी वहां पे तकलीफ होगी। इसका क्या मतलब है, रेजिस्टेंस आपका क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया की। कम यानी कि सकरी गली ज्यादा रेजिस्टेंस, चौड़ी गली कम रेजिस्टेंस। तो आई कैन से दैट कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इफ आई कंबाइन बोथ द इक्वेशंस 1 and 2, कंबाइनिंग 1 and 2, तो ये आ जाएगा अपना R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। यहां पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। व्हाट डू मीन बाय रो? यहां पे रो क्या है आपका, दिस रो, इसको ऐसा रो पढ़ते हैं RHO। दिस रो इज नथिंग बट द रेजिस्टिविटी। दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल। ये जो होती है वो क्या होती है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा व्हाट डू मीन बाय द रेजिस्टिविटी, ये हम समझते हैं। रेजिस्टिविटी एक्चुअल में है क्या, रेजिस्टिविटी को एक्चुअल में यूज कैसे किया गया है, रो कैसे आता है, ये मैं बात करता हूं कि व्हेन L इज इक्वल टू 1 मीटर, A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन R इज इक्वल टू रो। क्लियर है? तो जनरली क्या किया गया कि मैं मान लेता हूं कि ये एक ऐसा मटेरियल है, ये एक एक्स मटेरियल है। इस एक्स मटेरियल का लेंथ 1 मीटर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ऐसा मटेरियल मैंने लिया जानबूझ के और क्या किया, ये मान लो आयरन का मटेरियल था, ये आयरन का मटेरियल था। तो मैं देखा कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाले 1 मीटर लेंथ वाले आयरन मटेरियल में रेजिस्टिविटी कितनी आती है। फिर सेकेंडली मैंने क्या किया, उसमें उससे करंट, आयरन के 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाले 1 मीटर लेंथ वाले कंडक्टर से मैंने करंट पास किया, तो वोल्टेज डिफरेंस क्या आएगा और उसके रेशियो के बेस पे मैंने क्या निकाल दिया, रेजिस्टेंस। मेरी बात समझने की कोशिश, मैंने पहले केस में क्या किया कि आयरन का मटेरियल लिया और मैंने क्या किया 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाला 1 मीटर वाला मटेरियल लिया, जिसमें से मैंने क्या किया कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाया। तो इसका वोल्टेज कुछ पर्टिकुलर ड्रॉप मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो ये देखा कि वोल्टेज और करंट किसी पर्टिकुलर ऐसे आयरन के 1 मीटर स्क्वायर वाले 1 मीटर वाले मटेरियल से अगर पास करूंगा तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, इतना। ये रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टिविटी के बराबर होगा।
और ये इसकी प्रॉपर्टी बता देगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये वाला जो पर्टिकुलर चीज है ये फिक्स रहेगा आयरन के लिए। सिमिलरली मैं क्या किया, ये चीज एल्यूमिनियम के लिए किया, इसके लिए कुछ सर्टेन वैल्यू आई, वो क्या हुई, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी हो गई, ये आयरन की रेजिस्टिविटी हो गई। तो ये क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। मतलब जानबूझ के ऐसे एक्सपेरिमेंट किया गया कि हर एक मटेरियल के लिए मैंने सेम टाइप ऑफ स्पेसिमेन लिया, यानी कि 1 मीटर का और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का, और सबके लिए मैंने क्या कर दिया, रेजिस्टिविटी निकाल दिया। और वो रेजिस्टिविटी फिक्स रहेगी हर मटेरियल के लिए, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज होते रहेगा। रेजिस्टिविटी किस कॉन्सेप्ट से निकाला गया, ये साइज का मटेरियल लिया गया और हर के लिए रेजिस्टेंस निकाला गया किसी सर्टेन अमाउंट ऑफ V और I के रेशियो को निकाल के। तो इससे मेरे को क्या निकल गया, पूरे मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी निकल गई। ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, हर एक मटेरियल्स के लिए अलग रहती है, जो कि हमको ये बताएगी कि कौन सा मटेरियल ज्यादा अच्छा कंडक्टर है और कौन सा गंदा कंडक्टर है। तो सबसे पहले बात बताइए, जिस पर्टिकुलर मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी यानी कि वो अच्छा कंडक्टर नहीं है, और जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी यानी कि वो अच्छा कंडक्टर है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी के बेस पे बता सकते हैं कि कंडक्टर किस टाइप का है। अब हम लोग का एक चीज और बच गया है जो कि रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। उसको समझने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट निकालना है तो R इज इक्वल टू V/I। पहले बताइए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर यूनिट की बात करें, पहले R इज इक्वल टू V/I होता है। इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट होती है, या तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट पर एम्पियर, और इसको बोला जाता है ओम, जिसको इस तरीके से लिखा भी जाता है। क्लियर है। साथ में अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो भी हम निकाल सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, हमको पता है इस वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए वोल्टेज इज नथिंग बट या पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इनटू एम्पियर इज इक्वल टू वर्क डन का क्या होता है तुम्हारा फॉर्मूला mL2T-2 होल अपॉन चार्ज का होता है AT, और चार्ज ये तो A अपना A ही है। यहां से हमारा निकल जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला mL2। अब ये T-2 है, T एक और नीचे में है तो ये आ जाएगा T-3। ये A कितना हो जाएगा A² यानी कि A-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस। सिमिलरली अगर हम पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, अगर हम पूछें कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो वो भी हम लिख सकते हैं यहां पे, यस, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। हमको पता है कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, यानी कि रो इज इक्वल टू A R अपॉन L। हमको रेजिस्टेंस की यूनिट पता था ओम, ये होता है मीटर स्क्वायर इंटू ओम अपॉन मीटर। मीटर मीटर कैंसल, तो रो की जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, रो मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। साथ में मेरे को डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, इसका ये भी निकाल सकते हैं। रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको पता था, ये होगा mL2T-3A-2 इंटू मीटर का क्या होता है L, तो ये हो जाएगा mL3T-3A-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टिविटी। ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में। तो यहाँ पे ऑलरेडी पूरा डाटा मैंने लिख के रखा है, बट इसको एक्सप्लेन करना और समझना इज मोर इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं, मटेरियल्स के बारे में बात करें तो मटेरियल्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कंडक्टर्स, दूसरे होते हैं इंसुलेटर, और दोनों के बीच में लाई करने वाला होता है सेमीकंडक्टर्स। बट ये तीनों कैटेगरी को हम लोगों ने डिवाइड कैसे किया, अरे भैया यही रेजिस्टिविटी के बेस में हम लोगों ने क्या किया था, मटेरियल्स को बताया कि ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है कि सेमीकंडक्टर्स हैं। तो अब होता क्या है कि कैसे हम बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मटेरियल के बारे में, वो रेजिस्टिविटी की डिफरेंट वैल्यूज के बारे में, उसकी कुछ रेंज होती है, उस वैल्यूज को देख के हम बता सकते हैं कि ये मटेरियल है क्या। तो लेकिन हमको पता होना चाहिए क्या रेंज पे लाई करते हैं वो मटेरियल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्टर्स के बारे में बात करते हैं। कंडक्टर्स जो होते हैं ऐसे मटेरियल्स जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए जाते हैं और जो हाईली कंडक्टिव होते हैं। लेकिन अगर बात करें हाईली कंडक्टिव होते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी की रेंज किस रेंज पे लाई करती, तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स कि जो रेजिस्टिविटी रहती है कंडक्टर्स की वो हमेशा
10 टू द पावर -8 ओम मीटर से लेके 10 टू द पावर -6 ओम मीटर तक रहती है। ये बार बार रिपीट कर रहा हूं, हमको सिर्फ रेंज याद रखना है। 10 टू द पावर -8 ओम मीटर से लेके 10 टू द पावर -6। किसी की पावर माइनस में चली गई यानी कि बहुत छोटी वैल्यू है, यानी कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ही छोटी है। जब बहुत छोटी वैल्यू है इसका मतलब क्या है, वो कंडक्टर है। तभी तो वो कंडक्टर है ना, कि जिसकी रेजिस्टिविटी छोटी है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। अब मैं बात करता हूं कि अलग अलग कुछ पर्टिकुलर मेटल्स का रेंज बताया हूं। जनरली क्वेश्चंस आपको इसी में से पूछे जाते हैं, तो आपको सबसे पहले याद रखना कि यहाँ पे देखिए अलग अलग मेटल्स दिए हैं, उसकी रेजिस्टिविटी दिया है। रो साइन आपका किसका है, रेजिस्टिविटी का है, और इसके नीचे में सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है उसका मेटल। जैसे ये Ag का मतलब होता है सिल्वर, ये सिल्वर है, ये कॉपर है, ये एल्यूमिनियम है, ये टंगस्टन है, ये आयरन है, ये प्लेटिनम है, और ये Hg का मतलब होता है मर्क्यूरी है, ये निक्रोम एक एलॉय होता है किसका, निकल क्रोमियम और आयरन का, साथ में ये मैंगनीन है, एलॉय है किसका, कॉपर निकल आयरन मैंगनीज। इस पर्टिकुलर रेंज से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो अब यहां पे देखिए, अगर हमको हाईलाइट्स देखना है, हाईएस्ट कंडक्टिविटी हम कैसे बता सकते हैं, या लीस्ट रजिस्टिविटी किसकी होती है, सिल्वर की। यानी कि मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा कंडक्टिव मेटल कौन सा है, यही है सिल्वर। और वही मैं बात करूं कि यहां पे इस रेंज में उससे कम कौन आता है, कॉपर, उससे कम और कौन आता है, एल्यूमिनियम, फिर टंगस्टन। इस तरीके से क्या है, लास्ट में फिर क्या होते हैं, मेटल से नीचे मूव करते करते फिर आते हैं एलॉयस। तो यहां पे एक लाइन लिखी है देखिए, कॉपर एल्यूमिनियम जो रहते हैं ना, वो लो रेजिस्टिविटी होने के कारण इलेक्ट्रिक करंट में वायर्स के, जो हमारे डेली केबल्स देखते हैं, वो केबल्स में जनरली कॉपर या एल्यूमिनियम होता है। सर वन डाउट, बोलो क्या, कि सर ये सिल्वर को क्यों यूज नहीं किया गया, रजिस्टिविटी कम होने के कारण। सबसे कम तो इसकी होती है, तो सिल्वर की वायर्स। अरे भैया सिल्वर कॉस्टली भी तो है, हमको कॉस्ट इफेक्टिव भी चीज पड़नी चाहिए, तब जाके तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल केबल्स में यूज कर सकते हैं। अगर हम सिल्वर की वायर्स बनाने लग गए तो हमारा देश बिक जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कॉपर और एल्यूमिनियम बल्क अमाउंट में मिलने के कारण चीप है, और चीपली कोई भी प्रोडक्ट होता है तो हम थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके इसकी लिस्ट रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी के कारण इसको हम लोग केबल्स के रूप में यूज करते हैं। साथ में एक जनरल तुम लोग को रफ फॉर्मूला दिखा हुआ है कि रेजिस्टिविटी निकल का रहता है लगभग 60 टाइम्स ऑफ कॉपर रहती है। बाबरे, मतलब निकल ज्यादा अच्छा क्या है तुम्हारा, इसमें रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा है ये बताइए आप, रेजिस्टिविटी निकल की ज्यादा है, कॉपर ज्यादा कंडक्टिव है। सही बात है कि नहीं? यानी कि ये निकल की रेजिस्टिविटी, ये कंडक्टिविटी 60 टाइम्स लेस है, ये बोल सकते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये हमारा कंडक्टर्स हो गया। कंडक्टर्स के बाद हम आते हैं इंसुलेटर्स में। इंसुलेटर्स की बात करें, ऐसे मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और जो लीस्ट कंडक्टिव होती है। ये तो बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन कैसे हम इसको रजिस्टिविटी के टर्म्स में देख सकते हैं। ऐसे कोई भी मटेरियल जिसकी रजिस्टिविटी 10 टू द पावर 4 ओम मीटर से ग्रेटर हो, यहां पे माइनस पावर्स में चल रहा था, हाँ, तो 10 टू द पावर 4 मतलब 10,000 ओम मीटर से ज्यादा रजिस्टिविटी वाले को हम इंसुलेटर बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल दिया इसमें कि इंसुलेटर लाइक जैसे ग्लास, माइका, बैकेलाइट और हार्ड रबर को हम लोग क्या करते हैं, जिसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, जिसकी रेंज कितनी है, वो बाबा 10 टू द पावर 14 से लेकर 10 टू द पावर 16 ओम मीटर तक, इतना ज्यादा। तो यूज क्या है इसका भैया? अरे यूज देखो, अगर आप लोग घर में भी देखोगे या आप अपने जब भी बाहर जाते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल पोल्स दिखते हैं। उस पोल्स में क्या होता है ना, इस एक ब्लैक कलर का पोर्शन रहता है, या जो चीनी कलर जानते हो आप, उस टाइप का क्या रहता है, वो वायर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। वो जनरली क्या रहता है, बेकेलाइट का मटेरियल रहता है या हाईली इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है, ताकि वायर्स जो रहती है वो क्या करें, इतनी हाई करंट, यानी कि केवीज में करंट क्या करती है, मतलब इतने ज्यादा करंट उसमें प्रोड्यूस होता है, तो वो अगर कोई टच कर ले या कोई मेटेलिक पोर्शन टच कर ले तो वो तो करंट शॉक में आके मर जाएगा। इसीलिए क्या होता है ना कि जब वायर्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो हाईली इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं। तो पोल्स के देखना ऊपर, दो वायर्स को कनेक्ट करने में, दो वायर्स को सेपरेट करने के लिए जो मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल यूज होता है, ये यूज है इंसुलेटर्स का। तो वही लिखा है इसमें कि इट इज यूज फॉर ब्लॉकिंग इलेक्ट्रिक करंट, मतलब उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने के जो खतरा है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। फिर लास्ट आता है हमारा सेमीकंडक्टर्स। अब एक बात बताइए, ये क्या है, बिन पेंदी का लोटा है। वाई? क्योंकि इसका जो रेंज है और इसका जो रेंज है, इन दोनों के बीच में कौन लाई करेगा? स्वाभाविक सी बात है, सेमीकंडक्टर। हमको पता है कि इसकी लीस्ट रेंज क्या थी, 10 टू द पावर -6, और इसकी रेंज कहां से स्टार्ट होती है, 10 टू द पावर 4 से। तो हम क्या बोलेंगे, 10 टू द पावर -6 ओम मीटर से लेकर 10 टू द पावर 4 ओम मीटर के बीच में जो लाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। जनरली सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि ग्रुप 14 को
ग्रुप 14 के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब क्या है तुम्हारे सेमीकंडक्टर्स हैं। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिव या सबसे ज्यादा लीस्ट रेजिस्टेंस किसका होता है, ग्रेफाइट का, कार्बन का। कार्बन के एक्चुअल में आइसोटोप्स अलग अलग होते हैं, डायमंड भी होता है, बट डायमंड इज ए इंसुलेटर, बट यहाँ पे ग्रेफाइट वाला पोर्शन है वो क्या है, आपका कंडक्टर है। तो यहाँ पे कार्बन की रेजिस्टिविटी कम है, फिर उससे ज्यादा जर्मेनियम की, फिर उससे ज्यादा सिलिकॉन की। तो ये क्या है आपकी डिफरेंट रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स। तो इसके बारे में आपको जनरल आइडिया हो गया, इसके रेंज के बारे में जनरल आइडिया हो गया। तो आपको क्या होगा, दिमाग में रहेगा, और क्वेश्चंस कभी भी इस रेंज में आते हैं तो आप बता सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दी होल टॉपिक। थैंक यू।